Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So basically in this video we are gonna cover the MCQs of Adamji Government Science College और अल्हम्दुलिल्लाह I'm so excited. मैं 2 साल से ये सीरीज़ कवर करवा रही हूँ और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस साल भी MCQs प्रीलिम्स पेपर के और अकेडमीज़ के आपको सॉल्व ज़रूर करवाऊँ। लाइक ज़ूलॉजी और बॉटनी तो मैं ज़रूर करवाऊँगी इंशाल्लाह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल MCQ नंबर 1 है, a ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल मेड अप ऑफ 3 कार्बन एटम्स इज कॉल्ड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, माल्टोज एंड राइबोज। अच्छा, आपने ना क्लासेस याद रखनी होती हैं कि उसमें एग्जांपल्स कौन सी आती हैं। आपने मोनोसेक्राइड ज़रूर पढ़े होंगे। मोनोसेक्राइड्स में ही हम पढ़ते हैं ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हैप्टोज। हेक्सोज सबको याद होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। बट आपने यहाँ पे ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल की बात हो रही है तो याद रखना है ट्रायोज में आते हैं ग्लिसरोज, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और ये जो ग्लिसरोज है इसको हम कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ग्लिसरॉल। ठीक है, जबकि यहाँ पे माल्टोज भी दिया हुआ है और राइबोज भी दिया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि राइबोज में 5 कार्बन होते हैं और ये हमेशा हम डीएनए में पढ़ते हैं, आरएनए में पढ़ते हैं। तो राइबोज नहीं हो सकता। ग्लूकोज कहाँ? ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। हम हेक्सोज हमेशा पढ़ते हैं ना, तो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, ओके। MCQ नंबर 2 है, टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कॉलेज ऑयल ड्रॉप इनटू लार्ज ड्रॉपलेट इज कॉल्ड। तो ये तो आपकी बुक की एक्सरसाइज का MCQ है। इसमें हम हमेशा बात करते हैं अबाउट हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफिलिक क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम वाटर और रूह अफ़ज़ा को मिलाते हैं तो उनमें कोई ना कोई एक रिएक्शन हो जाता है और सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, लेकिन किस में सॉल्यूशन नहीं बनता? जब भी आप ऑयल और वाटर का रिएक्शन करवाएंगे तो ऑफ कोर्स जो आपको ऑयल मिलता है ना वो ऊपर तैर रहा होता है, उनमें रिएक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफिलिक का मसला है। तो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज़ हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। जब भी आप लोगों ने अगर पास्ता बॉईल किया हो तो आपको पता होगा कि जब हम लोग ऑयल डालते हैं वाटर में तो उसमें ड्रॉप बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। वाटर हाइड्रोफिलिक है जबकि जो लिपिड है, जो ऑयल है, वो हाइड्रोफोबिक है। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज़ हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। MCQ नंबर 3 है, इंक्रीजिंग दी सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन इन एन एंजाइमेटिक एक्टिविटी कुड ओवरकम विच ऑफ दी फॉलोइंग। ये मैंने एंजाइम चैप्टर जब करवाया था, मेरा पूरा फोकस था कि आप लोगों को समझ आ जाए कि ओवरकमिंग एंजाइम इनहिबिशन कैसे होती है। यहाँ पे आंसर है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो वो ओवरकम करता है। कैसे? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहलाती है, जहाँ पे जो इनहिबिटर है वो compete करता है विद द सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट। और अगर हम सबस्ट्रेट को बढ़ा देते हैं तो ऑफ कोर्स जो इनहिबिटर है वो कम हो जाएगा और किसकी एबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी कि वो एक्टिव साइट से बाइंड करे, तो वो एक्टिविटी होगी हमारे सबस्ट्रेट की। करेक्ट ऑप्शन इज़ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। MCQ नंबर 4 है, ह्यूमन एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव एट अबाउट डैश टेम्परेचर। तो ऑफकोर्स वो 37 सेल्सियस है, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। ह्यूमन एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव एट अराउंड 37 सेल्सियस, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। इसके अलावा है MCQ नंबर 5, एन एडल्ट एनिमल दैट possesses bilateral symmetry is most certainly also ट्रिप्लोब्लास्टिक, ड्यूट्रोस्टोम, सिलोमेट एंड प्रोटोस्टोम। करेक्ट ऑप्शन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्यों? क्योंकि जब भी हम एक एडल्ट एनिमल की बात करते हैं विद बायलेटरल सिमेट्री तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी ज़रूर होगा। इसका मतलब है कि उसके पास 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो करेक्ट ऑप्शन है ट्रिप्लोब्लास्टिक। जबकि ड्यूट्रोस्टोम का मतलब होता है कि माउथ बाद में बनेगा, पहले एनस बनेगा। और सीलोमेट का मतलब है ऑफ कोर्स कि इनके पास 2 सीलोम होगा। करेक्ट ऑप्शन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्रोटोस्टोम का मतलब होता है पहले माउथ बनता है देन एनस। ट्रू एनिमल्स में
3 जर्म लेयर्स ज़रूर होती हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा एनीमिलिया में। चूज़ द इनकरेक्ट पेयर, स्पंजेस, स्पेक्यूल, सेगमेंटेड वर्म, सूडोपोडिया, नाइडेरियंस, नेमेटोसिस्ट एंड आर्थ्रोपोड्स, जॉइंटेड लेग्स। ऑफ कोर्स वी ऑल नो आर्थ्रोपोड्स में जॉइंटेड लेग्स होते हैं, नाइडेरियंस नेमेटोसिट्स भी कहलाते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास स्पेक्यूल्स होता है, आई गेस वो जो नाइडेरिया भी इसको हम कह रहे होते हैं इसी वजह से। एंड सेगमेंटेड वर्म्स हमेशा कहलाते हैं हमारे, हमेशा पढ़ा होगा कि एक वर्म होता है जो सेगमेंटेड होता है, जिसमें सेगमेंट्स होते हैं, और वो होता है हमारा एनालिड। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि सबको पता होता है कि सेगमेंटेड वर्म सिर्फ एक है और वो हैं हमारे एनालिड्स। MCQ नंबर 7 है, पिक कॉमन यूरोकॉर्डेट फ्रॉम द गिवन। तो लैम्प्रे है, इसमें हर्डमेनिया है। अच्छा, इसका करेक्ट ऑप्शन ना बी ही है, और ये आपको एग्जांपल्स याद करनी पड़ेंगी। लाइक लिटरली ऐसे MCQs आते तो नहीं है, बट फिर भी थोड़ी बहुत एग्जांपल्स आपकी जहन में होनी चाहिए। इसी को हम टोनिकेट भी कहते हैं, ये कॉमन यूरोकॉर्डेट है। सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज़ हर्डमेनिया। The exoskeleton of arthropod is made up of carbohydrates and protein and chitin, none of the above, and chitin and lipid. तो जो प्रोटीन और काइटिन है ना, वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन होता है वो प्रोटीन और काइटिन से बना हुआ होता है, लिपिड वगैरह उसमें नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन फंक्शन एज एन एयर कंडीशनर? लैरिंग्स हैं, फेरिंग्स हैं, इसके अलावा नेसल चैम्बर्स हैं, और ऑल ऑफ द अबव है। तो एयर कंडीशनर ऑर्गन हमारा नेसल चैम्बर होता है, क्यों? क्योंकि ये वार्म करता है एयर को और ह्यूमिडिफाई करता है, फिल्टर करता है। दैट्स वाई इसको हम कह रहे होते हैं एज अ एयर कंडीशनर। करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। In which part of the respiratory system gaseous exchange takes place? Alveoli, pharynx, trachea and lungs. Of course, देखो हमारा फेरिंग्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इन्वॉल्व होता है और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी। लैरिंग्स भी है। ट्रैकिया क्या करता है? ट्रैकिया सिर्फ और सिर्फ हमारे एयर को पहुंचाता है लंग्स तक, जबकि जो लंग्स हैं उसमें एल्वोलाई होते हैं जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रही होती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे एल्वोलाई होगा, बी, सॉरी ए। इम्यूनिटी थ्रू द ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडीज़ फ्रॉम मदर टू हर फीटस एस। तो ये एक नेचुरल है इम्यूनिटी, लेकिन इसमें एक्टिव हो गया पैसिव। एग्जांपल्स याद करनी होती हैं और बहुत इजीली याद हो जाती हैं जब भी हम बात करते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की। तो इसका मतलब है कि बुखार हो गया आपको और आप बग़ैर मेडिसिन लिए ठीक हो गए, तो ठीक है, तो ये हमारी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है। इसमें अब हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि आपने पहले से ही वैक्सीन लगवा ली है, और वैक्सीन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज़ बनाएगी अगेंस्ट दी एंटीजन। दैट्स वाई इसको हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। जबकि जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, इसका मतलब है कि किसी से हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देना एंटीबॉडीज़ को। तो वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडीज़ फ्रॉम मदर टू हर फीटस। करेक्ट ऑप्शन इज़ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। जबकि जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है ना, इसमें ये होता है कि इसमें आपने डायरेक्ट किसी से एंटीबॉडीज़ बाहर से ली हैं और वो इंसर्ट करी है। इसमें मदर टू हर फीटस आती है एग्जांपल। जबकि जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है, इसमें ये होता है कि इसमें किसी से बाहर से, लाइक अगर हम बात करें अबाउट रेबीज़, तो उसमें किसी को पहले से ही ये डिज़ीज़ हुई हुई है और उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनी हुई है एंड देन ट्रांसमिट हो रही है। तो इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, के पहले से ही एंटीबॉडीज़ बनी हुई है और उसको बस ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसके अलावा MCQ नंबर 12 है, डैश इज़ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन RBCs ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स। ग्लोबुलर प्रोटीन है, इंसुलिन है, एथ्रियोपोइटिन है और हीमोग्लोबिन है। तो ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि हीमोग्लोबिन HB है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो प्रेजेंट होता है RBCs ऑफ द ऑल वर्टिब्रेट्स, और यही है जो ट्रांसफ़र करवा रहा होता है ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडी। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ब्लड कम हो गया है। ब्लड कम हो गया है तो ज़्यादातर आपको डायस्निया देखने को मिलता है, सांस नहीं आ रही होती। So that's why correct option is hemoglobin. Blood returning to the human heart in a pulmonary vein drains first into the, जो blood return हो रहा है human heart में in a pulmonary vein, वो किस चैम्बर में होगा? राइट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में?
ब्लड रिटर्न टू द ह्यूमन हार्ट इन अ पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का मतलब है कि आपकी बॉडी में जो भी ब्लड आ रहा है, लाइक हार्ट में जो भी ब्लड आ रहा है वो आ रहा है थ्रू दी लंग्स। लंग्स में ही होती है ना पल्मोनरी वेन, तो लंग्स से डायरेक्ट किस में आता है, उसमें हमारे आता है लेफ़्ट आर्ट्रियम में। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट आर्ट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जबकि जो राइट आर्ट्रियम होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, क्योंकि उसको वापस से जाना होता है ऑक्सीजनेशन के लिए। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज़ लेफ़्ट आर्ट्रियम, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ना पल्मोनरी वेन जो हमारे लंग्स। लेफ़्ट आर्ट्रियम होगा क्योंकि पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ़्ट आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट। 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, आपको याद करने की इतना ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना है 4 होती हैं और लेफ़्ट आर्ट्रियम में ड्रेन करती हैं ब्लड को। लिम्फ मोस्ट क्लोजली रिजेंबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपकी बुक की लाइन है और बुक का ही एक्सरसाइज का MCQ है। करेक्ट ऑप्शन है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। प्लाज्मा है, यूरिन है, ब्लड है, लिम्फ मोस्टली रिजेंबल करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। हम ये कह सकते हैं कि क्लियर फ्लूइड होता है जो रिजेंबल करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, क्योंकि सराउंड कर रहा होता है सेल और टिश्यूज़ को। MCQ नंबर 15 है, ऑर्गेनिज्म इन विच अ सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फ्लूइड दैट डायरेक्टली सराउंड द बॉडी सेल्स आर लाइकली टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्रांच ट्रैकिया है एंड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे कहा हुआ है सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड इज डिस्टिंक्ट, सेपरेट है, इसका मतलब है क्लोज है। क्योंकि अगर यहाँ पे लिखा होता कि वो दोनों ही मिक्सड हो रहा है तो वो आर्थ्रोपोड्स में हो रहे होते हैं, और ये होती है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। हीमोसील के बारे में आपने सुना होगा, आर्थ्रोपोड्स में होती है। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड देन MCQ नंबर 16 है, लिवर इज इनक्लोज्ड इन थिन इन इलास्टिक कैप्सूल एंड इनकम्प्लीटली कवर्ड बाय अ लेयर कॉल्ड। प्राइटल लेयर है, ओमेंटम है, कार्डिक मेम्ब्रेन है और पेरिटोनियम है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन प्राइटल लेयर है। हमारा डबल मेम्ब्रेन सीरस एक कैप्सूल होता है ना, उसको हम ओमेंटम कहते हैं, लेकिन ये आपके लेवल पे याद करने की ज़रूरत नहीं है। पेरिटोनियम की ही एक लेयर होती है बेसिकली डबल सीरस मेम्ब्रेन, बट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पैराइटल लेयर है, क्योंकि लिवर इंक्लोज होता है थिन इन इलास्टिक कैप्सूल में और इनकम्प्लीटली कवर्ड होता है बाय अ लेयर, जिसको हम पैराइटल लेयर कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज B। सो दैट्स इट, दिस इज़ इनफ फ्रॉम माई साइड। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं रीजनिंग क्वेश्चन भी करवा दूँ, बट अगर मुझे टाइम मिला तो। सो दैट्स इनफ।